आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे अंतिम दौर 2। यह पाठ कक्षा 8 की पुस्तक भारत एक खोज से लिया गया है और इस पूरी पुस्तक को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। आज हम पढ़ेंगे किस प्रकार से कि गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस सरकार थी वह किस प्रकार से सक्रिय रूप उसने लिया था। अर्थात इस पाठ का शीर्षक है गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय। लेखक जवाहरलाल नेहरू, जो कि गांधी जी के समकालीन थे, उन्होंने कहा है कि गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के संगठन में प्रवेश किया और तत्काल उसके संविधान में पूरी तरह परिवर्तन ला दिया। अब जो उस वक्त जो कांग्रेस सरकार थी, जो दो भागों में बट गई थी, एक गर्म दल में और एक नरम दल में, अर्थात एक उग्रवादी नेता और एक उदारवादी नेताओं में ये पूरी तरीके से बट चुकी थी। इसीलिए जब हमारे भारत में गांधी जी आए तो गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के संगठन में प्रवेश किया और उसका जो संविधान था उसको पूरी तरीके से उन्होंने बदल दिया। उन्होंने उसे लोकतांत्रिक और लोक संगठन बनाया। अब जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने उसको लोकतांत्रिक अर्थात जनता का और जनता के लिए ही एक संगठन के रूप में उसका एक नया निर्माण किया। अब कांग्रेस में किसानों ने प्रवेश किया और अपने नए रूप में वह एक विशाल संगठन दिखाई देने लगा, जिसमें मध्य वर्ग के लोग संख्या में चितरे हुए थे, लेकिन उनका जोर काफी था। अब उसका खेतीहर चरित्र भी बढ़ने लगा था और अब उसमें औद्योगिक मजदूर भी उसमें आ गए थे, लेकिन अपनी व्यक्तिगत हैसियत में अलग से संगठित रूप में नहीं। लेखक ने बताया है कि जब गांधी जी ने पहली बार हमारे भारत के कांग्रेस सरकार के संगठन में प्रवेश किया तो उन्होंने किस प्रकार से कांग्रेस के संविधान में पूरी तरीके से परिवर्तन ला दिए थे। उन्होंने उसे एक लोकतांत्रिक संगठन बनाया था और अब उस संगठन में बहुत सारे किसानों ने भी प्रवेश किया और इसके साथ साथ इन सब बातों के कारण अब जो कांग्रेस का जो संगठन था वह एक विशाल किसान संगठन दिखाई देने लगा था, जिसमें बहुत सारे मध्य वर्ग के जो लोग थे वह भी अब बहुत सारी संख्या में कांग्रेस में भी शामिल हुए थे और इन सब में उनका जो जोर था वह काफी था। और अब किसान संगठन के कारण अब कांग्रेस में खेती चरित्र भी बढ़ने लगा था और जो औद्योगिक मजदूर थे जिनका अभी तक शोषण हो रहा था, तो वो भी अब व्यक्तिगत हैसियत के रूप में उस संगठन में शामिल हुए थे। इस संगठन का लक्ष्य और आधार था सक्रियता। अब गांधी जी ने जिस नए संगठन का निर्माण किया था तो इसका मूल आधार था, इसका मूल लक्ष्य था आधार सक्रियता। ऐसी सक्रियता जिसका आधार शांतिपूर्ण पद्धति थी और गांधी जी एक ऐसी सक्रियता चाहते थे जो शांतिपूर्ण, जिसका जो मार्ग हो वह एक शांतिपूर्ण मार्ग हो। अब तक जो विकल्प थे उसमें या तो केवल बातचीत करना और प्रस्ताव पारित करना था अथवा हिंसक कार्यवाही करना था। तो लेखक ने बताया है कि जब अभी तक कांग्रेस में जो दो प्रकार के जो दो विकल्प थे, उनमें एक तो यह था कि या तो आप बातचीत करें या किसी भी प्रस्ताव को पारित करें या फिर उसके लिए एक हिंसक कार्यवाही करना अर्थात मारपीट करना। लेकिन जब से गांधी जी ने कांग्रेस में प्रवेश किया था तो उन्होंने इन दोनों तरीकों को हटा दिया था और हिंसा की विशेष रूप से निंदा की गई, क्योंकि वह कांग्रेस की मूल नीति के खिलाफ है। अब जब जो कांग्रेस का अभी तक जो विकल्प थे उनमें यही था कि या तो आप बातचीत करें या किसी भी कार्य का प्रस्ताव पारित करें या फिर हिंसक कार्यवाही करें। तो अब जब गांधी जी आए तो उन्होंने इन दोनों को हटा दिया और अब जो हिंसक जो कार्यवाही होती थी तो हिंसा की विशेष रूप से उन्होंने निंदा की, क्योंकि जो हिंसा थी वह कांग्रेस की जो मूल नीति थी वह इन सब के खिलाफ थी। काम करने का एक नया तरीका निकाला गया जो कि पूरी तरह शांतिपूर्ण था। अब हम सभी जानते हैं कि जो गांधी थे वह अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए जब उन्होंने कांग्रेस के नए संगठन का निर्माण किया तो उन्होंने उसमें विशेष रूप से हिंसा की निंदा की और उन्होंने अब काम करने के नए तरीकों को खोज निकाला और जो तरीका पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। लेकिन जिस बात को गलत समझा जाता था उसके आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं किया गया और गांधी जी को जो बात उन्हें गलत लगती थी उसके आगे उन्होंने कभी भी अपना सिर नहीं झुकाया है। और इन सब का परिणाम यह हुआ कि इस प्रक्रिया में होने वाली जो पीड़ा और कष्ट थे उन्हें खुशी खुशी स्वीकार कर लिया गया। अब जो नया कांग्रेस संगठन का निर्माण हुआ था तो उसमें जो भी चीजें में बदलाव हुए थे, तो अब इन प्रक्रिया में बहुत सारे कष्ट थे और पीड़ा भी थे। इन सभी को उनके संगठन के लोगों ने सहज से ही स्वीकार कर लिया था। गांधी जी विचित्र प्रकार के शांतिवादी थे। वे गतिशील ऊर्जा से भरे
बड़े सक्रिय व्यक्ति थे। यहाँ पर लेखक नेहरू जी ने गांधी जी की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि वह एक शांतिवादी व्यक्ति थे और उनके अंदर एक गतिशील ऊर्जा हमेशा रहती थी। उन्होंने ना कभी भाग्य से हार मानी, ना ऐसी बात के सामने सिर झुकाया जिसे वे बुरा समझते थे। उनमें मुकाबला करने की भरपूर शक्ति थी। वे ऐसा शांतिपूर्ण और शिष्ट ढंग से करते थे। अब लेखक ने बताया है कि जो गांधी जी थे वह हमेशा शांतिवादी और एक गतिशील ऊर्जा के व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने ना तो कभी अपनी किस्मत से हार मानी और ना ही कभी किसी गलत बात के सामने अपना सिर झुकाया, और उनके सामने हर कठिनाई का डटकर मुकाबला करने की भरपूर शक्ति थी, और वो यह काम बहुत ही शांतिपूर्ण और शिष्टता से करते थे। सक्रियता का आह्वान दोहरा था। जाहिर है विदेशी शासन को चुनौती देने और उसका मुकाबला करने की सक्रियता तो थी ही, उस अपनी खुद की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने की सक्रियता भी थी। अब लेखक कह रहे हैं कि गांधी जी के जो संगठन का जो मूल आधार था वह था सक्रियता। तो अब जो सक्रियता थी वह उसके दो रूप थे। एक तो सक्रियता ऐसी थी कि जो हमारे देश में जो विदेशी शासन चल रहा है उसको चुनौती देने और उसका डटकर मुकाबला करने की सक्रियता, और दूसरा वो है कि हमारे भारत में जो खुद कितनी सारी सामाजिक बुराइयां थी, तो इन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने की सक्रियता। इसीलिए लेखक ने कहा है कि जो सक्रियता थी उसका आह्वान दोहरा था। एक तो हमें अंग्रेजों से भी लड़ना था और दूसरा अपने समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध भी लड़ना था। कांग्रेस के मुख्य आधार थे राष्ट्रीय एकता, जिसमें अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करना और दलित जातियों को ऊपर उठाने के साथ छुआछूत के अभिशाप को खत्म करना शामिल थे। तो लेखक ने यहाँ पर कांग्रेस के मुख्य आधार बताए हैं कि कांग्रेस का जो मुख्य आधार था वह था राष्ट्रीय एकता की, किस प्रकार से हमारे पूरे देश को एक एकता का संगठन बनाना है, जिसमें जितने भी अल्पसंख्यक हैं तो उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल भी करना है, और जो दलित जातियां हैं, जो भी नीची जातियां हैं, उनको ऊपर भी उठाना है, और साथ ही साथ हमारे भारत में किस प्रकार से जो छुआछूत की जो बुराइयां फैली हुई थी तो उस छुआछूत के अभिशाप को भी पूर्ण रूप से खत्म करना था। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन की बुनियादों पर चोट की। अब जो गांधी जी थे वो उनका मूल उद्देश्य था कि वह अपने देश से अंग्रेजी सरकार को बाहर निकालना चाहते थे और हमारे भारत को आजाद कराना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अंग्रेज शासन की जो भी बुनियादी जो नींव थी उस पर उन्होंने गहरा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि खिताब छोड़ देने चाहिए, अर्थात इसका मतलब है कि जो अंग्रेजी शासन में ब्रिटिश शासन के काल के दौरान जितने भी लोगों को बड़े बड़े कोई भी खिताब मिले हैं, कोई भी पुरस्कार से नवाजा गया है, इसलिए सबसे पहले उन्हें वो खिताब छोड़ने चाहिए। इसका असर यही हुआ कि कम लोगों ने खिताब छोड़े। अब सब लोग तो समझदार नहीं थे उस वक्त के, बहुत ही कम लोग थे जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जाना चाहते थे। बाकी बहुत सारे लोगों ने ब्रिटिश शासन की जो अधीनता थी उसको स्वीकार कर लिया था। इसीलिए बहुत कम लोगों ने अपने खिताब छोड़े, लेकिन अंग्रेजों द्वारा दिए इन खिताबों के लिए आम जनता में इज्जत समाप्त हो गई और ये पतन के प्रतीक बन गए। अब लेकिन लेखक ने लिखा है कि जब बहुत कम लोगों ने अपने पुरस्कारों को छोड़ा, कि अपने खिताब छोड़े, तो अब जो आम जनता थी, तो अब जो अंग्रेजी सरकार द्वारा दिए गए जो भी खिताब थे, तो आम जनता में अब इसकी इज्जत पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी और यही इनके पतन का कारण भी बने। नए मापदंड और मूल्य स्थापित किए गए। वायसराय के दरबार और रजवाड़ों की शान शौकत जो इतना प्रभावित करती थी, बेहद उपहासास्पद, अभद्र और शर्मनाक लगने लगी, क्योंकि वह आम जनता की गरीबी और कष्टों से घिरी हुई थी। अब लेखक ने बताया कि उस वक्त जो वायसराय थे तो उनके दरबारों में किस प्रकार से जो रजवाड़े थी उनकी शान शौकत जो कि हमारी आम जनता को बहुत अधिक प्रभावित करती थी। लेकिन जब से गांधी जी ने नए संगठन का निर्माण किया है, तब से हमारी जो भी ये जो शान शौकत थी वह बेहद ही अभद्र और शर्मनाक लगने लगी थी, क्योंकि जो ये जो चीजें थी वह एक आम जनता की गरीबी और कष्टों का कारण थी। धनी लोगों ने कम से कम ऊपरी तौर पर, उनमें से बहुतों ने सादा रहन सहन अपना लिया। वेशभूषा में उनमें और मामूली लोगों में कोई अंतर नहीं रह गया। तो हम सभी जानते हैं कि आज हमारे आधुनिक भारत में भी किस तरह से गांधीवाद को बढ़ावा दिया जाता है कि लोग साधारण जीवन जीना, कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियों वाले लोग साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं। और जब उस वक्त के जो धनी लोग थे तो उन्होंने भी, बहुत सारे लोगों ने अब सादा
रहन सहन अपना लिया था और अब उनकी वेशभूषा में और मामूली लोगों में कोई अंतर नहीं रह गया था। तो अब हमारे यहाँ अमीरी गरीबी का जो फर्क था अब वह धीरे धीरे कम हो रहा था। कांग्रेस के पुराने नेता जो एक अलग और ज्यादा निष्क्रिय परंपरा में पले थे, इन नए तौर तरीकों को आसानी से नहीं अपना सके और आम जनता की इस उठान से उन्हें परेशानी हुई। लेकिन जो हवा पूरे देश में बही, इन लोगों में भी उसका नशा कुछ दूर तक भर गया। अब लेखक ने लिखा है कि जो कांग्रेस के जो पुराने नेता थे वो उस माहौल में रहे, उनको ऐसी निष्क्रिय परंपरा में वो पले बढ़े कि अब जो ये नए भारत के जो आधुनिक तौर तरीके थे वो उन्हें वो समझ नहीं आ रहे थे और उन्हें इन सब बातों से परेशानी हो रही थी कि जो आम जनता है वह भी अब उनकी बराबरी पर आ रही थी। लेकिन अब जो गांधी जी ने जो हवा फैलाई थी वह पूरे देश में बही और अब जो ये लोग थे जो अमीरी गरीबी का फर्क करते थे, तो इन लोगों ने भी उसका जो उनका जो गरीबी अमीरी का जो नशा था वह भी कुछ दूर तक उनमें भर गया था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भारतीय मानस मूलतः निर्वृत्ति मार्गी है। इसलिए लेखक ने लिखा है, नेहरू जी ने, कि जो भारतीय मानस है मतलब जो भारतीय लोग हैं वह मूलतः निर्वृत्ति मार्गी है, मतलब जो किसी प्रकार के बंधन से वह जल्दी ही मुक्त होना चाहते हैं। पर गांधी जी इस निवृत्ति मार्ग के एकदम विपरीत थे, लेकिन वह इन सब बातों के बहुत अलग थे, क्योंकि भारतीय जनता की निष्क्रियता के विरुद्ध संघर्ष करने और उसे बदलने के लिए जितना काम उन्होंने किया किसी दूसरे ने नहीं किया। और लेखक ने यहाँ पर गांधी जी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से गांधी जी ने हमारे देश की निष्क्रियता और उसके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए जितने भी उन्होंने कार्य किए हैं उतना कार्य अभी तक किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया, इसलिए उन्हें महापुरुष कहा जाता है। उन्होंने हमें गांवों की ओर भेजा और कर्म के इस नए संदेश को ले जाने वाले अनगिनत दूतों की गतिविधियों से देहात में चहल पहल मच गई। किसानों को झकझोरा और हम लोगों पर प्रभाव दूसरे ढंग का था। अब जो नेहरू जी थे वो गांधी जी के समकालीन थे, इसलिए वो बता रहे हैं कि उन्होंने हमारे भारत में एक अलग क्रांति लाई थी। उन्होंने हम लोगों को गांव की ओर भेजा और हमें इस कर्म के नए संदेश को ले जाने वाले अनगिनत दूतों की गतिविधियों से जो उस वक्त के जो गांव देहात थे उनमें भी अब चहल पहल मच गई थी और उस वक्त वहाँ के जो किसान थे उनको भी झकझोरा गया। और लेकिन जो कुछ लोग थे उन पर एक प्रभाव दूसरे ढंग का ही था। और हमने पहली बार मतलब अब जो नेहरू जी थे, अब चूंकि वह एक धन संपन्न परिवार से थे, इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमने पहली बार ग्रामीण को उसकी कच्ची झोपड़ी में भूख की उस छाया के साथ जो हमेशा उसका पीछा करती है चिपटे देखा। अब जो वो तो संपन्न परिवार से थे, उन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी थी। इसीलिए जब महात्मा गांधी ने उन्हें गांव गांव तक जाकर हमारे देश की गरीबी को दूर मिटाने का काम दिया था, तो उन्होंने कहा कि हमने पहली बार गांव को उस कच्ची झोपड़ी में देखा कि जहां पर लोग भूख की छाया के साथ हमेशा रहते हैं और जो भूख है वो उनकी हमेशा पीछे रहती है, क्योंकि हमारा जो भारत देश था वह पहले अत्यंत गरीब देश था। इसीलिए गांधी जी ने आंदोलन चलाया था कि हमें सबसे पहले एकजुट होकर हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को बदलना होगा। हमने इन यात्राओं से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पुस्तकों और विद्वत्तापूर्ण भाषणों की तुलना में अधिक जाना। जो भावनात्मक अनुभव हमें पहले हो चुके थे उन्हें बल मिला है। लेखक ने कहा है कि हमने इन सारी भारतीयों से हमने जितनी भी यात्राएं की हैं, तो हमने इन यात्राओं से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पुस्तकों और विद्वत्तापूर्ण भाषणों की तुलना में अधिक जाना। जब हमने स्वयं गांव-गांव जाकर देखा कि किस प्रकार से हमारे भारत के क्या हाल है, हमारे भारत में कितनी गरीबी फैली हुई है, तो उन्होंने कहा कि भले ही हमने इसके बारे में बहुत सारी पुस्तकों में और बड़े-बड़े विद्वानों के भाषण में पढ़ा था, लेकिन जब हमने जाके देखा तब हमें इन सारी बातों का अनुभव हुआ। आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधी जी के विचार बहुत सख्त थे। लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो गांधी जी के जो विचार थे, आर्थिक, सामाजिक और बाकी दूसरे मामलों में गांधी जी के विचार बहुत सख्त थे। उन्होंने इन सबको कांग्रेस पर लादने की कोशिश नहीं की और गांधी जी के जो खुद के जो विचार थे, उन्होंने अपने इन विचारों को कांग्रेस पर किसी तरह से लादने का कोई प्रयास नहीं किया। इनमें से कुछ विचारों को उन्होंने कांग्रेस में बैठाने की कोशिश की और उनके जो खुद के विचार थे सामाजिक और आर्थिक
प्रणालियों पर, तो इनमें से उन्होंने कुछ भी कांग्रेस पर लादने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन इन उनमें से कुछ ऐसे विचार थे, वो चाहते थे कि कांग्रेस का जो संगठन है वह इन्हें भी अपनाए। वे सावधानी से आगे बढ़े क्योंकि वे जनता को अपने साथ ले जाना चाहते थे। बहुत से लोगों ने उनके सभी विचारों को स्वीकार नहीं किया। कुछ लोगों का उनके बुनियादी दृष्टिकोण से मतभेद था। लेखक ने बताया है कि जो गांधी जी थे वह बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उन्हें उन्हें भारत की हर जनता को अपने साथ ले जाना था। वे चाहते थे कि वह हर व्यक्ति को, हर जनता को उसके सारे सुख, उसके सारे अधिकार दें। इसीलिए उनके जो बहुत सारे विचार थे, उनके तो बहुत सारे लोगों ने उनके सभी विचारों को स्वीकार नहीं किया और कुछ लोगों का जो दृष्टिकोण था वह उनके बुनियादी दृष्टिकोण से बहुत अलग था, इसलिए उनके बीच कुछ मतभेद भी हुए थे। दो तरह से उनके विचारों का अस्पष्ट किंतु पर्याप्त प्रभाव पड़ा। हर बात की बुनियादी कसौटी यह थी कि उससे आम जनता का भला कहाँ तक होता है, और दूसरे यह कि लक्ष्य भले ही सही हो लेकिन साधन हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। तो अब लेखक ने बताया है कि हर बात का मुख्य आधार यही होता है कि भले ही उस बात से आम जनता का भला कहाँ तक होगा, जब तक कि उसका लक्ष्य ही सही ना हो। तो लक्ष्य भले ही सही हो लेकिन जो साधन होते हैं, जो कि हम जब आम जनता का भला करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें साधनों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम साधन हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, अगर हम साधनों की अनदेखी करेंगे तो यह एक बहुत बड़ी लापरवाही होगी। जो गांधी जी थे वह मूलतः धर्मप्राण व्यक्ति थे, मतलब उनका धर्म में बहुत ज्यादा रुचि थी। वे अपने अंतरम की गहराइयों तक हिंदू हैं, लेकिन धर्म संबंधी उनकी अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड से कोई संबंध नहीं है। अब जो गांधी जी हैं वह मूलतः धर्मप्राण व्यक्ति हैं, लेकिन भले ही वह अंतरम गहराइयों तक वह हिंदू हैं और वह हिंदू धर्म का ही पालन करते हैं, लेकिन उन्होंने सर्वधर्म को ही सम्मति दी। और लेकिन धर्म संबंधी उनकी अवधारणा का जो सिद्धांत था और जो उनकी परंपराएं थी वह किसी भी धर्म से जुड़ी हुई नहीं थी। वह सभी धर्म को समान मानते थे। उनकी बुनियादी सरोकार उन नैतिक नियमों में उनके दृढ़ विश्वास से है जिन्हें वे सत्य या प्रेम के नियम कहते हैं। तो लेखक ने बताया है कि किस प्रकार से उनके लिए सिर्फ सत्य और प्रेम के नियम ही सर्वोपरि होते हैं। सत्य और अहिंसा, इन दोनों शब्दों को वे एक ही अर्थ के लिए अदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं। उनका दावा है कि वे हिंदू धर्म की मूल भावना को समझते हैं। अब जो गांधी जी हैं उनका ये दावा था कि जो हिंदू धर्म की जो मूल भावना है कि सत्य और प्रेम, तो वह इन सबको बहुत अच्छे से समझते हैं और वह अपने हमारे भारत देश में इन्हीं बातों का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। उन्होंने हर उस सिद्धांत और व्यवहार को नामंजूर किया जो उनकी आदर्शवादी व्याख्या से मेल नहीं खाता था। वे सबसे ऊपर नैतिक नियमों की सत्ता मानते हैं, वह भी उस रूप में जिस रूप में उन्होंने खुद उन्हें समझा है। तो लेखक ने बताया कि किस प्रकार से गांधी जी के लिए सबसे पहले नैतिक मूल्य ऊपरी होते थे। उनका जो मानना था कि उन्होंने हर उस सिद्धांत और व्यवहार को नामंजूर किया जो उन्हें खुद ही पसंद नहीं था, जो उनकी आदर्शवादी सोच से मेल नहीं खाता था, और उन्हें सबसे पहले नैतिक नियम, उनके लिए सबसे पहले नैतिक नियम ही थे, और वह भी उस रूप में जिस रूप में वह खुद उन्हें स्वीकार करते थे। जीवन के अन्य पक्षों की ही तरह औसत आदमी के लिए इनसे राजनीति में परेशानी और अक्सर गलतफहमी पैदा होती है। अब लेखक ने बताया कि जब किस प्रकार से नैतिक मूल्यों के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारी गलतफहमी पैदा होती है, उसी प्रकार से राजनीति में भी परेशानी और अक्सर गलतफहमी ही होती है। लेकिन कोई बाधा, कोई रुकावट उन्हें अपनी पसंद के सीधे रास्ते से नहीं हटा पाती, क्योंकि एक सीमा के भीतर वे बराबर अपने को बदलती हुई स्थिति के अनुरूप ढालते चलते हैं। वे हमेशा खुद अपने से शुरुआत करते हैं। उनकी कथनी और करनी में इतना मेल होता है कि जितना हाथ और दस्ताने में। लेखक ने कहा है कि गांधी जी जैसा कहते थे वैसा ही करते थे, अर्थात उनकी कथनी और करनी में इतना मेल होता था कि जितना हाथ और दस्ताने में। अब लेखक ने यहाँ पर गांधी जी के सोच के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में बताया कि किस प्रकार से उनके जीवन में कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट उनके अपनी पसंद के रास्ते से उन्हें नहीं हटा पाती थी, क्योंकि वह उनके जो आदर्श होते थे वह उन आदर्शों को अपने जीवन के बराबर अपने को बदलती हुई स्थिति के अनुरूप ही ढालने का प्रयास करते थे। जिस भारत को वे अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुसार ढालने जा रहे थे उसके बारे में उनका विचार था। अब लेखक कह रहे हैं कि जिस
भारत को वह अपने आदर्शों के अनुसार ढालने जा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस संगठन का निर्माण किया था। तो इनके बारे में उस भारत के बारे में उनका विचार था कि मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज प्रभावी है। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंचे नीचे वर्ग नहीं होंगे, ऐसा भारत जिसमें सभी जातियां पूरे संभाव से रहेंगी। ऐसे भारत में छुआछूत या नशीली मदिरा मदिरा अर्थात शराब, नशीली मदिरा और दवाइयों के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होगी। स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार होंगे। यही मेरे सपनों का भारत है। तो लेखक ने बताया कि किस प्रकार से जो गांधी जी एक नए भारत का निर्माण करना चाहते थे। एक ऐसे भारत का जिसमें हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था, जिसमें से कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था और हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि यह उसका भारत है और इसे भारत के निर्माण में अपना योगदान देना है। और एक ऐसा भारत जिसमें ऊंची जाति नीची जाति का जो भेदभाव होता है वह भी नहीं होगा। और हमारे भारत में जहां पर चारों तरफ छुआछूत की सामाजिक बुराई फैली हुई थी, वह उसे भी दूर करना चाहते हैं। और साथ ही साथ हमारे भारत में नशीली शराबों और दवाइयों के लिए कोई जगह नहीं होगी और हमारे देश में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार होंगे। ऐसे भारत देश का वो निर्माण करना चाहते थे। जहां उन्हें अपनी हिंदू विरासत का गर्व था, वहां उन्होंने हिंदू धर्म को एक सार्वभौमिक बाना पहनाने का प्रयत्न किया और सत्य के घेरे में सब धर्मों का शामिल कर लिया। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संकीर्ण बनाने से इनकार कर दिया था। लेखक ने बताया है कि जहां पर गांधी जी को अपने हिंदू होने और अपनी हिंदू विरासत पर गर्व था, वहीं उन्होंने अपने हिंदू धर्म को एक सार्वभौमिक बाना पहनाने का प्रयत्न किया और सभी धर्मों को उन्होंने सत्य के घेरे में लाकर खड़ा किया। उनका मानना था कि सभी धर्म सिर्फ एक ही शिक्षा पर चलते हैं, जिसका अर्थ है सत्य और अहिंसा। इसी मार्ग पर सभी धर्म चलते हैं। और उन्होंने अब हमारे देश का जो सांस्कृतिक विरासत था उसको, उनके जो विचार थे, तो उन्होंने इसे संकीर्ण बनाने से पूरी तरह इनकार कर दिया था। उन्होंने लिखा, अर्थात गांधी जी ने लिखा कि भारतीय संस्कृति ना हिंदू है, ना इस्लाम, ना पूरी तरह से कुछ और है, यह सबका मिला जुला रूप है। अर्थात लेखक ने कहा है कि गांधी जी का मानना था कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह ना तो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, ना तो इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई, वह इन सभी धर्मों का एक मिश्रण है। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के पास सारे देशों की संस्कृति जितनी स्वतंत्रता से संभव हो उतनी स्वतंत्रता से फैले, लेकिन उसमें से कोई मेरे पैर उखाड़ दे, मुझे यह मंजूर नहीं है। अर्थात लेखक का कहना है कि गांधी जी चाहते थे कि मेरे घर के आसपास अर्थात मेरे देश में सारे देशों की संस्कृतियां आए, लेकिन अगर कोई मेरे देश की संस्कृति से खिलवाड़ करे तो मुझे यह कतई मंजूर नहीं है। आधुनिक विचारधाराओं से प्रभावित होकर उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा और उन्हें मजबूती से पकड़ा रखा। लेखक कह रहे हैं कि भले ही गांधी जी आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति थे, भले ही वह विदेश में रहे, उन्होंने वहां से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्होंने अपनी भारत की संस्कृति की जड़ों को मजबूती से पकड़ा रहा था। डूबे हुए लोगों को उठाने की लगन के सामने और सभी बातों की तरह धर्म का भी उनके लिए गौण स्थान था। एक अधभूखे राष्ट्र का ना कोई धर्म हो सकता है, ना कला, ना संगठन। करोड़ों भूखे लोग मरते लोगों के लिए जो कुछ भी उपयोगी हो सकता है वही मेरे लिए सुंदर है। आज हम सबसे पहले जिंदगी की जरूरी चीजें दें, उसके बाद जीवन के लिए शोभा की वस्तुएं और अलंकार अपने आप ही आ जाएंगी। उन्होंने कहा, मेरी आकांक्षा है हर आंख से आंसू पोंछ लेना। अर्थात लेखक का कह रहे हैं कि गांधी जी का मानना था कि जब हमारे देश में चारों तरफ गरीबी फैली रहेगी, अगर हमारे देश की जनता को खाने को नहीं मिलेगा तो हम अपनी कला और संस्कृति का क्या करेंगे। अर्थात एक अद्भुत राष्ट्र का ना तो कोई धर्म हो सकता है, ना कोई कला, ना संगठन। जहाँ पर करोड़ों लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, वहां के लिए अन्न से ज्यादा कोई भी चीज उपयोगी नहीं हो सकती। सबसे पहले हम उन्हें अन्न उपलब्ध कराएं, उसके बाद हम उन्हें जीवन की शोभा की वस्तुएं और अलंकार तो उन्हें बाद में अपने आप ही आ जाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले उन गरीबों को अनाज, उनका भोजन ही उपलब्ध कराना है, क्योंकि गरीबी और भुखमरी से बड़ी परेशानी और कोई नहीं होती। इसीलिए गांधी जी का मानना था कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने देश की जनता की हर आंख से आंसू को
पहुंचना चाहता हूं। यह आश्चर्य की बात है कि इस अद्भुत रूप से तेजस्वी आदमी ने, जिसका पैमाना सबसे गरीब आदमी है, भारत की सामान्य जनता को सम्मोहित कर लिया और उन्हें चुंबक की तरह आकर्षित किया। अब लेखक बता रहे हैं कि आश्चर्य की बात है कि जिस प्रकार से गांधी जी जैसे तेजस्वी आदमी ने, जिनका मूल उद्देश्य था कि हमारे देश से गरीबी को मिटाना, तो उनने जो भारत की जो सामान्य जनता है उनको भी उनके आदर्शों ने इस प्रकार से आकर्षित किया और उन्हें उनके आदर्शों पे चलने का, उनकी शिक्षा पे चलने का उनके लिए उन्हें मजबूर किया। वे उनको अतीत के साथ भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी की तरह जान पड़े और साथ ही साथ लोगों को जो गांधी जी थी वह अतीत के साथ, मतलब हमारा जो प्राचीन भारत था और जो हमारा आने वाला जो भविष्य है, तो हमारे अतीत और भविष्य को जोड़ने वाली एक कड़ी लगे। उन्होंने केवल अपने तमाम अनुयायियों में ही नहीं बल्कि अपने विरोधियों में भी और उन तमाम तटस्थ लोगों में जो इस बारे में निश्चय नहीं कर पाते थे कि क्या सोचना और क्या करना है, एक मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा की। और लेखक बता रहे हैं कि गांधी जी ने अपने समकालीन जितने भी लोग थे तो उन सबके अंदर एक मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा की। भले ही लोग उनके विरोधी थे लेकिन वह सभी उनके आदर्शों का बहुत आदर और सम्मान करते थे। कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभुत्व था लेकिन यह एक खास किस्म का अधिकार था क्योंकि कांग्रेस एक सक्रिय विद्रोही अन्य पक्षीय संगठन था जिसमें तरह तरह की राय होती थी और उसे आसानी से इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता था। गांधी जी अक्सर दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाते थे। कभी कभी वे अपने विरुद्ध फैसलों को भी स्वीकार कर लेते थे। अब यहाँ पर लेखक ने गांधी जी के स्वभाव के बारे में बताया है कि भले ही कांग्रेस पर गांधी जी का पूर्ण प्रभुत्व था लेकिन यह एक खास किस्म का अधिकार था क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा संगठन था, एक सक्रिय विद्रोही और एक ऐसा संगठन जिसमें बहुत सारे पक्ष होते थे। कोई विपक्ष था, कोई पक्ष में था और इसमें तरह तरह के लोगों की राय भी होती थी। और लेकिन अगर हम गांधी जी ने अक्सर दूसरों की राय के सामने, दूसरों की इच्छा के सामने वो अक्सर झुक जाते थे और वह कभी कभी उनके विरुद्ध जो भी फैसले थे तो उनको भी वह स्वीकार कर लेते थे। इस तरह सन 1920 में नेशनल कांग्रेस ने काफी हद तक देश ने इस नए रास्ते को अपनाया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बार बार संघर्ष किया। तो लेखक बता रहे हैं इस तरह सन 1920 में नेशनल कांग्रेस ने काफी हद तक हमारे देश से ब्रिटिश सरकार को बाहर निकालने के लिए बहुत संघर्ष किया और इस संगठन के जो नेता थे वो थे महात्मा गांधी। एक के बाद एक दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसके कारण बहुत कष्ट उठाने पड़े लेकिन इन मुसीबतों को चूंकि खुद आमंत्रित किया गया था इसीलिए उनसे शक्ति ही मिली। अब जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो एक के बाद एक उन्हें बहुत सारे आंदोलन करने पड़े और इनका आंदोलन में उन्हें बहुत सारे कष्ट भी उठाने पड़े क्योंकि उन्होंने अपने भारत को आजाद दिलाने का जो संकल्प लिया था इसीलिए उन्हें इन सारे कार्यों से बहुत शक्ति मिलती थी और साथ ही साथ उनका जो सपना था वह और भी अधिक मजबूती, दृढ़ता का रूप ले लेता था। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी नहीं था तब भी भारत में ब्रिटिश सरकारी तंत्र से असहयोग जारी था, गर्चे उसका आक्रामक चरित्र समाप्त हो गया था। लेखक ने बताया कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू नहीं था तब भी हमारे भारत में ब्रिटिश सरकारी तंत्र से उसी प्रकार असहयोग की भावनाएं आ गई थी लेकिन उस वक्त उसका जो रूप था वह आक्रामक नहीं हो पाया था। अब लेखक ने हमें इस पार्ट में बताया किस प्रकार से हमारे गांधी जी ने हमारे देश की आम जनता के लिए काम किया और उनका संकल्प था कि वह हमारे भारत देश से गरीब को पूर्ण तरह समाप्त कर देंगे। हमारे यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।